अंग्रेजी कहानी गणित का ट्यूटर। कहानीकार टेसा हेडली। यह उस समय की कहानी है जब सेलफोन नहीं हुआ करते थे। लोरेन की शादी क्वेंट के साथ हुई थी। शादी के बाद जब लोरेन 30+ की हुई तो उसने चुपके एक दो मर्तबा अपने पति से विश्वासघात किया। फिर भी क्वेंट उसका आज्ञापालक बना हुआ था, क्योंकि वह भी उससे कभी कभी विश्वासघात कर दिया करता था। इसके अलावा वह दूसरे अनैतिक कार्य भी करता था। क्वेंट अपने बच्चों के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग कभी अटेंड करने नहीं जाता था। किचन या घर की सफाई वगैरह में भी वह कोई हेल्प नहीं करता था। बच्चों की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए वह कभी उन्हें लेकर मार्केट भी नहीं जाता था। उन्हें कभी लेकर बाहर गया भी तो बस घुमाने या खेल तमाशा दिखाने के लिए। वह हमेशा किसी न किसी गैर कानूनी काम में लगा रहता था। लोरेन उसे देखकर समझती थी कि वह अपने काम के प्रति बहुत गंभीर है। वह दिखने में बहुत सुंदर था और उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे जो उसकी गर्दन तक लहराते रहते थे। लाइटर जलाते वक्त वह अपने हाथों को कप जैसा बना लिया करता था। कभी कभी जब उसके दोस्त उसके घर आ जाते तो वह उनके लिए इतना लजीज गोश्त पकाता था कि खाने वाले उसकी भोजन बनाने की कला की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार एक अच्छा सूट खरीदने के लिए उसने बड़ा पैसा खर्च कर डाला, जबकि उस समय उनके पास पैसे की अत्यंत तंगी थी। लोरेन का ज्यादातर समय बच्चों को संभालने में चला जाता था, इसलिए वह खुश नहीं रहती थी। काम पर जाने से पहले वह बच्चों की जरूरत की हर एक चीज को सहेजती थी। फर्श पर इधर उधर पड़े बिखरे कपड़े, बर्तन और खिलौनों को उठाकर उन्हें ढंग से कहीं रखती थी। क्वेंट एक म्यूजिशियन था। उसकी जान पहचान के बहुत से लोग थे। पुराने टाइप के गाने बजाने में उसे महारत हासिल थी, खासकर 60-70 के दशक की लोकप्रिय पंक म्यूजिक। लेकिन घर का खर्च-बर्च लोरेन की आमदनी से चलता था, इसलिए वह अपनी पारिवारिक जिंदगी से खुश नहीं थी। कुछ थोड़ी बहुत खुशी की तलाश में ही वह पराये पुरुषों के साथ अफेयर करती थी। उसके अफेयर्स उसे संबल प्रदान करते थे, उसे नई स्फूर्ति और ऊर्जा से भर देते थे। वह चाहती थी कि लोग उसे देखें। चैरिटी शॉप में जाकर वह अपने लिए सुंदर और आकर्षक ड्रेस छांट कर लाती थी। उसके स्टाइलिश लुक की वजह से ही क्वेंट ने उससे शादी की। उसकी चमकती त्वचा, लंबी और सीधी नाक, नीली बड़ी बड़ी आंखें और सेक्सी अदाओं को देखकर लगता था कि जैसे वह अभी अभी सोकर उठी है। लोग उसकी स्टाइल के दीवाने थे। उसके पिता फौज में किसी ऑफिसर रैंक पर थे, इसलिए उसका बचपन विभिन्न शहरों में घूमते घामते बड़ी शानो शौकत से बीता। जब वह मात्र 13 साल की थी तभी उसकी मां चल बसी। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी एक फौजी से हुई थी। लोरेन एक घुमंतू किस्म की लड़की थी। वह तो शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहती थी। क्वेंट के साथ शादी होने के बाद लोरेन के अपने पिता और बहन से रिश्ते खत्म हो गए, क्योंकि क्वेंट कहता था कि वह उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह कहता था कि बूढ़ा फांसीवादी मानसिकता का है और बहन मनहूस और सनकी टाइप की है। उसके पिता और बहन अपनी तरफ से रिश्ता रखने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन क्वेंट मना कर दिया करता था। फिर भी साल में एक बार लोरेन बच्चों को कोच में बिठाकर अपने पिता से मुलाकात कराने लेकर जाती थी, जो रिटायर होकर स्कारबोरो में कहीं रहते थे। क्वेंट और उसकी मां वामपंथी विचारधारा के थे और वर्किंग क्लास को पसंद करते थे, लेकिन लोरेन के पिता को वे तनिक भी पसंद नहीं करते थे, जबकि वे भी एक तरह से वर्किंग क्लास से ही बिलोंग करते थे। उम्र के चौथे दशक में लोरेन के लिए सब कुछ पहले से ज्यादा कठिन हो गया। उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसका फिगर भी चेंज हो गया। उसका वजन बढ़ गया। फिर भी वह किसी न किसी अफेयर के चक्कर में पड़ी रहती थी।
यह जानते हुए भी कि इस वक्त उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उसकी दोनों बेटियां जवान हो रही थी जो उससे भी अधिक सुंदर और आकर्षक थी। बेटा कैलम छोटा था जो GCSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मैथ्स में वह भी उसकी तरह फिसड्डी था, इसलिए वह और क्विंट दोनों ने उसके लिए एक एजेंसी से एक ट्यूटर हायर करने का निश्चय किया। हालांकि उनकी आर्थिक हालत उसे अफोर्ड करने की नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उसका बेटा भी मैथ्स में फेल हो जाए। एक दिन शाम के वक्त ट्यूटर उनके घर आ गया। उसका नाम ग्रेग था। स्टडी रूम में वह लोरेन तथा कैलम के साथ बैठा और उन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने की प्लानिंग के बारे में समझाने लगा। लोरेन ने तो सोच रखा था कि ट्यूटर कोई फ्रेश ग्रेजुएट रहेगा, लेकिन वह 30-35 साल का था, यानी उससे उम्र में कुछ ही कम था। लोरेन उसे देखकर निराश हो गई। उसने सोचा कि वह बड़ा बोरिंग होगा। माम बेटे दोनों की मैथ्स को लेकर चिंतापूर्ण बातें सुनकर ट्यूटर पहले खूब हंसा और फिर बोला, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, मुझ पर यकीन करो। वह बहुत सुशील था। बात करने का उसका अंदाज बिल्कुल निराला था। उनके साथ बात करने के दौरान वह बीच बीच में मेज के ऊपर अपनी हथेली उनके सामने फैला दिया करता था, जैसे उन्हें कुछ दे रहा हो। वह अपने साथ बोर्ड के पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर की फोटो कॉपी लेकर आया था। कुछ देर बाद कैलम ने जोर से सांस ली और अपने बालों में उंगलियां डालकर पीछे की तरफ फिराने लगा। 4-5 बार वैसा कर लेने के बाद वह बोला, बहुत दिन हो गए मेरे घर पर कोई पार्टी या प्रोग्राम नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो मैं लोगों को अपने घर पर इनवाइट करता। लोरेन को याद आता है कि कैलम जब छोटा था तो बड़ा क्यूट और नटखट था। वह आस्क नहीं कह पाता था। आस्क की जगह वह आर्क बोला करता था। यह तो आपकी माँ के ऊपर है कि वे क्या करती है, ट्यूटर ने कहा। इस तरह पढ़ाई के दौरान वह अपनी बातों में लोरेन को भी शामिल कर लिया करता था। लोरेन समझती थी कि ऐसा वह शायद इसलिए करता है कि कैलम का मन पढ़ाई में लगा रहे। ट्यूटर बीच बीच में लोरेन को भी गणित के सवालों को समझाता चलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह लोरेन को कोई सवाल बताने में लग जाता और कैलम उसके पहले ही सवाल हल कर लिया करता था। ग्रेग दूसरों का बहुत ख्याल रखता था। वह चाहता था कि स्टडी रूम में जो भी लोग रहें उनमें से कोई भी बोर न हो। इसी वजह से वह कैलम को पढ़ाते वक्त अपनी बातों में लोरेन को भी शामिल करता था। जब ट्यूशन पीरियड खत्म हो जाता तो लोरेन लिफाफे में मेहनताने का पैसा रखकर ट्यूटर को देती और बड़ी विनम्रता से उससे कहती थी कि क्या वह कॉफी पीने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर कुछ देर और रुक सकता है। तब वह कहता था कि यह तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वह इस समय किसी जल्दी में नहीं है। उसके बाद कॉफी पीते पीते लोरेन और ग्रेग स्टडी रूम में बैठकर देर तक गणित के डर को लेकर इधर उधर की बातें करते रहते। कैलम तो जैसे ट्यूशन खत्म होता भागकर ऊपर चला जाता और टीवी देखने लगता था। ग्रेग का कहना था कि ऐसी बात नहीं है कि गणित बहुत कठिन है इसलिए लोग उससे डरते हैं, बल्कि बात इसकी बिल्कुल उल्टी है। लोगों को गणित से डर लगता है इसलिए उन्हें वह कठिन लगती है। इसलिए जरूरी है कि लोग पहले अपने अंदर के डर को दूर करें। ठीक उसी तरह जैसे घने कुहासे को हवा करके दूर कर दिया जाता है। मन से डर निकलते ही गणित एकदम आसान लगने लगेगा। इस पर लोरेन कहती थी कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी अब गणित के सवाल समझ में आने लगे हैं। पहले मुझे गणित से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मेरे मन से गणित का डर निकल गया है। ट्यूटर ने लोरेन से कहा कि अगर आपके पास समय हो और आपको कोई परेशानी न हो तो आप रोज कैलम के साथ यहाँ बैठा करें। इससे उसको भी मदद मिलेगी।
लोरेन ने ट्यूटर से बातचीत करते करते मालूम कर लिया कि वह उससे जूनियर है और शादीशुदा है। माली में उसकी शादी एक फ्रांसीसी लड़की से हुई थी, लेकिन अब वे अलग अलग रहने लगे हैं। उनका 6 साल का एक लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है। ग्रेग पहले समाज शास्त्र पढ़ाता था, लेकिन सांख्यिकी में अपनी पकड़ और दिलचस्पी के चलते अब वह गणित का ट्यूशन करने लगा है। अपनी बीवी के साथ वह माली और कुछ दिन सेनेगल में रहा, लेकिन अब वह इंग्लैंड में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और खासकर गणित पढ़ाना। जब से वह अपनी बीवी से अलग हुआ उसे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह अपने बेटे को बहुत मिस करता है। धीरे धीरे लोरेन को ट्यूटर से प्यार हो गया। वह मानती थी कि यह फ्लर्ट नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग तरह का प्रेम है। इस तरह के प्रेम का अनुभव उसे अपने पति के साथ भी नहीं हुआ था। क्वेंट ने प्रेम के नाम पर उसके साथ बस संभोग किया और बच्चे पैदा किए, लेकिन उसे जो चाहिए, जैसा प्यार चाहिए, वैसा गणित के ट्यूटर से मिल रहा था। इसके लिए उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। स्टडी रूम में अपने पुत्र के साथ बैठकर मैथ्स के प्रॉब्लम समझते समझाते उसका काम हो रहा था। ट्यूशन का समय समाप्त होने के बाद भी अब ग्रेग अक्सर रुका रहता था। कॉफी पीते हुए लोरेन के साथ बैठकर बातचीत करना उसे बहुत अच्छा लगता था। जब ग्रेग चला जाता तो वह स्टडी रूम में अकेले बैठकर उसके द्वारा समझाए गए सवालों को फिर से खुद दोबारा हल करने की कोशिश करती। इसमें उसे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी। ग्रेग और लोरेन दोनों सज्जन थे, चिंतनशील थे, सजग और जागरूक थे। सबसे बढ़कर वे सहनशील थे, दूसरों का ध्यान रखना जानते थे। ग्रेग दृढ़निश्चयी और परिश्रमी था, उदार प्रकृति का था, उसके विचारों में कोमलता थी। लोरेन उसके चरित्र की संपूर्णता पर गर्व करती थी। उसकी स्वानुभूति और स्वाभिमान उसे बहुत पसंद आते थे। जब वह स्टडी रूम में बैठकर गणित के सवालों को हल करने में लीन रहता था तो उसे देखकर वह निहाल हुई जाती थी। जब कैलम कोई नया सवाल हल करना सीख लेता था तो लोरेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। तब वह ट्यूटर को बड़ी अदा से एक खास अंदाज में देखती थी। उसे अब यकीन होने लगा था कि ट्यूटर उसे पसंद करने लगा है। ग्रेग को इंग्लैंड से आए काफी समय बीत चुका था। वह अपने यार दोस्तों से दूर हो गया था। लोरेन के यहाँ आकर वह भी बड़ी राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके साथ बैठकर वह जितना चाहे बात कर सकता था। एक दिन जब लोरेन और ट्यूटर स्टडी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी क्वेंट आ गया और वह भी उनके साथ बैठकर बातचीत में शामिल हो गया। वह अपने स्कूल के जमाने की दिलचस्प कहानियां सुनाने लगा, खासकर अपने मैथ्स टीचर को लेकर। उसने कहा कि उसके मैथ्स टीचर बच्चों को अक्सर ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए कहते थे और जब कोई बच्चा सवाल हल नहीं कर पाता था तो वे झपटकर उसके पैंट की जिप के साथ उसका सामान पकड़कर जोर से खींच देते थे, जिससे उसे असह्य दर्द होता था। उनके पैंट के ऊपर हमेशा जहां-तहां चौक लगे हाथों के निशान पड़े रहते थे, इसलिए बच्चों ने उनका नाम चौकी सर रख दिया था। इस तरह तो बच्चों का गणित में इंटरेस्ट ही नहीं रहता रहा होगा। काफी देर से चुपचाप बैठे ट्यूटर ने कहा, अरे कुछ कहिए मत, गणित के नाम से तो हमारी रूह कांपती थी, क्वेंट ने कहा। लोरेन तो उसके मैथ्स टीचर का किस्सा उसके मुंह से न जाने कितनी बार सुन चुकी थी। वह बोली, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल बात तो यह थी कि इन्हें मैथ्स आता ही नहीं था। यह सब बस इनका बहाना है। क्या चौकी सर का इसमें कोई दोष नहीं था? क्वेंट ने ग्रेग से कहा, लेकिन ग्रेग ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे क्वेंट ने ग्रेग से कहा कि 15 साल की उम्र में वह बोर्डिंग स्कूल में नशीली दवा बेचते हुए पकड़ लिया गया था, इसलिए उसे स्कूल से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। फिर वह अपने बुद्धि विवेक से पैसा कमाने में लग गया।
लोरेन उसकी बात सुनकर अपने मन में सोच रही थी कि इनके पास पता नहीं कहाँ इतनी बुद्धि है। सारा काम तो ये मेरी बुद्धि से करते हैं। उसने यह बात जोर से नहीं कही क्योंकि उसने सोचा कि ट्यूटर मेरे मुंह से यह बात सुनकर कहीं नाराज न हो जाए। जब से क्वेंट उनके साथ आकर बैठा तभी से ट्यूटर उसे एक मानव विज्ञानी की नजर से देखे जा रहा था, जैसे उसको बारीकी से जांच परख रहा हो। वैसे क्वेंट की बातें उसे बड़ी दिलचस्प लगी थी। बाद में लोरेन ट्यूटर से बताना चाहती थी कि क्वेंट के साथ असल में प्रॉब्लम क्या हुई थी, लेकिन यह सोचकर कि उसकी पारिवारिक बातें सुनकर वह बोर न हो जाए, वह चुप रही। जब ट्यूटर जाने लगा तो लोरेन ने उससे कहा कि उसके पास यदि समय हो तो कल उसकी ऑफिस के बगल में जो रेस्टोरेंट है वह लंच टाइम में वहीं आ जाए, क्योंकि वह उससे कैलम के एग्जाम के बारे में कुछ बात करना चाहती है। ट्यूटर आने के लिए राजी हो गया। लोरेन के ऊपर ट्यूटर के प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। उसके चले जाने के बाद उसने मन ही मन सोचा कि यह तो सिर्फ एक टेस्ट है। अगर वह रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने के लिए आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसके भी मन में मेरे लिए कुछ है। वह इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है जो यह ना समझ सके कि घर से बाहर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए एक औरत उससे सिर्फ अपने लड़के के एग्जाम को डिस्कस करने के लिए बुलाएगी। हालांकि जब वे रेस्टोरेंट में मिले तो उनकी बातचीत पूर्णतः उसी तरह हुई जैसे दो मित्र आपस में करते हैं, लेकिन बीच बीच में उनकी नजरें मिलती रही और तब वे अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाते थे। लोरेन ने ट्यूटर को बताया कि माल्टा और जर्मनी के फौजी स्कूलों में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है। उसने फौजी स्कूलों के अनुशासन के बारे में उससे ढेर सारी बातें कही। उसने कहा कि उसे वहाँ फोर्सेस ब्राट कहा जाता था। ग्रेक तो फोर्सेस ब्राट जैसा कोई शब्द अभी तक अपने कानों से सुना भी नहीं था, इसलिए उसे लोरेन की बातों में खूब आनंद आ रहा था। उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में वह सारा कुछ जान लेना चाहता था। खासकर उसके बचपन की बातें वह बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। ट्यूटर ने लोरेन को माली में किए गए अपने शोध के बारे में बताया और यह भी बताया कि युद्ध के चलते उसे वह देश छोड़कर आना पड़ा। बात करते करते ट्यूटर ने लोरेन से कहा, आप अपना मुंह कुछ उस तरह से बना रही है जैसे कैलम बनाता रहता है जब मैं उससे अलजेब्रा की बात करने लगता हूँ। क्या मतलब? कैसा मुंह? डाउटफुल, बिल्कुल होस्टाइल। लेकिन मैं तो होस्टाइल नहीं हूँ। गणित के प्रति जो मेरा डर है उसी से ऐसा लगता होगा, क्योंकि मुझे आपका काम पूरी तरह समझ में नहीं आता है। मुझे एक तरह से अज्ञानता और मूर्खता का एहसास होता है। किसी बात की अनभिज्ञता की वजह से आपको या किसी को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मुझे भी बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं है। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ तो इस दुनिया में कोई नहीं होता है, ट्यूटर ने लोरेन को दिलासा देते हुए कहा। जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के लिए कुर्सियों से उठे तो लोरेन की कोट पहनाने में ट्यूटर ने उसकी मदद की। उसकी बाहों के ऊपर बाहें डालकर ट्यूटर ने कंधों पर आस्तीनों को सही ढंग से फिट किया। वह तो उसकी बाहों में समा जाने के लिए उतावली थी। वह उसकी तरफ अपना मुंह करके खड़ी होना चाहती थी ताकि वह उसे चूम सके। इस वक्त ट्यूटर उसे एकदम जवान और बहुत खूबसूरत लग रहा था। रेस्टोरेंट में आने से पहले उसने 2 गिलास वाइन चढ़ा रखा था। उसी का यह सब कमाल था। उसके मन में आ रहा था कि कैलम का एग्जाम खत्म होने के बाद अगर वह ट्यूटर से नहीं मिल पाएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। उसके दिल की धड़कनें अचानक रुक जाएंगी और उसकी नसों में खून जम जाएगा। लोरेन ने अपने दिल में जो अरमान सजा रखा था उसे पूरा करने के लिए जो भी तिकड़म कर सकती थी की। कैलम के आखिरी लेशन के बाद जब वह ट्यूटर के मेहनताने के पैसे का लिफाफा तैयार करने लगी तो उसमें एक छोटा सा संदेश लिखा पेपर डाल दिया।
उसमें लिखा था कि कैलम के एग्जाम के बाद वह अपने घर से बाहर उससे एक बार और मिलना चाहती है, उसे अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाना चाहती है और उसके बेटे के एग्जाम की तैयारी कराने में उसने जो मदद की उसके लिए ढंग से उसकी शुक्रिया अदा करना चाहती है। इसके साथ उसने मिलने की डेट और टाइमिंग वीकेंड पर शाम 7:30 बजे तथा नॉटिंग हिल स्थित अपने मित्र कैरल के फ्लैट का एड्रेस लिखा था। कैरल एक फेमिनिन मैगजीन में काम करती थी और वह लोरेन के एक्स्ट्रा अफेयर्स के बारे में सब कुछ जानती थी। उसकी खातिर वह अपना फ्लैट खाली करने के लिए राजी हो गई। उसने नोट में ज्यादा और कुछ नहीं लिखा कि वे रात भर वही रहेंगे और प्यार करेंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, जबकि उसका मूल मकसद वही था। लोरेन के घर पर कोई नहीं था। उसका पति बेटे के एग्जाम के बाद उसे लेकर कहीं घूमने चला गया था और बेटियां अपनी सहेली के साथ ग्रीस में रह रहे उसके परिवार के यहाँ चली गई थी। इसलिए घर में कोई खास काम भी करने को नहीं था। वह मजे से पूरे हफ्ते आराम करके अच्छी तरह रिलैक्स हो गई। कैरल के फ्लैट जाते समय रास्ते में उसने दिल खोलकर शॉपिंग की। कैरल का फ्लैट पहली मंजिल पर था। वहां पहुंचकर लोरेन ने पहले भोजन तैयार कर लिया ताकि ट्यूटर के पहुंचने से पहले वह आराम से रेडी हो सके। शाम के 6:30 बज चुके। वह तैयार होकर बेडरूम में जाकर बैठ गई। अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने 2-3 पैक जिन पी ली। कैरल का बेड बहुत ही शानदार और लग्जूरियस था। उसने साउंड का वॉल्यूम कम करके जॉनी मिशेल का म्यूजिक लगाकर सीडी प्लेयर ऑन किया। कुछ देर बाद उसे लगा कि वह ज्यादा फेमिनिन हो रहा है, इसलिए शायद ग्रेग को पसंद न आए तो उसने उसको बदल करके माइल्स डेविस का म्यूजिक ऑन कर दिया। हालांकि उसे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि ट्यूटर को किस तरह का संगीत सुनना पसंद है, किंतु उसके विचारों में वह कुछ इस तरह से रचबस गया था कि उसे लग रहा था कि वह कहीं से उसे देख रहा है। कमरे की लाइट मध्यम करके वह बेड पर लेटे-लेटे उसका इंतजार करने लगी। उसने इस वक्त अपनी चॉइस का एक बहुत खूबसूरत सेक्सी ड्रेस पहन रखा था जो कम से कम कपड़ों का बना हुआ था। कैरल के फ्लैट में लैंडलाइन फोन था, लेकिन उसने ग्रेग को उसका नंबर नहीं दिया था। फिर भी जब टाइम ओवर होने लगा तो उसने अपना ध्यान फोन के ऊपर जमाए रखा। कुछ देर बाद फोन की घंटी सचमुच ही बज उठी। दौड़ती हुई जाकर उसने झपट कर रिसीवर उठाया तो किसी ने कैरल को फोन किया था। उस समय तक 7:30 बज गए। तब उसने एक गिलास वाइन पिया। कुछ देर बाद एक गिलास और। धीरे धीरे 8 बज गए। माइल्स वाली सीडी कब की खत्म हो गई, लेकिन उसने कोई दूसरी सीडी फिर नहीं लगाई। टीवी भी चालू नहीं किया और न ही पढ़ने के लिए कोई बुक वगैरह उठाया। वह किसी और चीज में अपना ध्यान बंटाना नहीं चाहती थी। अब चाहे जो भी हो, वह हर परिस्थिति के लिए तैयार थी। वह ड्रिंक पर ड्रिंक लेती रही लेकिन कुछ खाया नहीं। भोजन उसने दोनों के लिए बनाया था, अकेले उससे खाया नहीं गया। गली में किसी के कदमों की आहट होने पर वह चौंक पड़ती थी। 10:30 बज गए तो वह नाउम्मीद हो गई और तब जो ड्रेस उसने बड़े अरमान से पहना था उतार फेंका और सो गई। सुबह जब वह जगी तो उसके दिमाग में पहली बात यह आई कि वह कल जो न हो सका उसके बारे में कैरल को कुछ नहीं बताएगी। इसलिए उसने 2 प्लेट, 2 चम्मच, 2 फोर्क और 2 गिलास सिंक में डालकर झूठ मूठ वॉश करके रख दिए। 4 पेपर नैपकिन यूं ही मुंह पे लगाकर डस्टबिन में डाल दिया और बेडशीट धुलने के वास्ते वॉशिंग मशीन में डाल दिया। टेबल पर कैरल के लिए अपनी लिपस्टिक की साइन के साथ थैंक यू लिखा एक कार्ड छोड़ दिया और अपने घर चली आई। बद से बदतर संभावनाएं इस दुनिया में हैं। यहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने इस दर्जे की संभावना की सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अपमान की पराकाष्ठा सहन करना पड़ा उसे। बड़ी बुरी तरह से परास्त हो गई वह।
स्वाभिमान से भरे हुए आत्मवाद का उसका गर्व एक पल में चकनाचूर हो गया। वह इतना कन्फ्यूज हो गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता था कि वह सब हुआ कैसे। मानसिक चोट शारीरिक चोट से अधिक भयानक होती है। जिसे लगती है वही जानता है। चोट जो लगी वो लगी, लेकिन चोट खाने की जिस प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ा वह अत्यंत असहनीय था। तिरस्कार से उसे जो शर्मिंदगी मिली उसने उसे अपने हृदय के बिल्कुल निचले स्तर पर दबाकर रखा ताकि किसी को उसका पता न चल सके। फिर भी लंदन की सड़कों पर चलते हुए उसे लगता था कि सारे लोगों को उसके चेहरे पर वह सब कुछ साफ साफ छपा दिखाई दे रहा है। उसका बेटा कैलम GCSE बोर्ड एग्जाम पास कर लिया। उन्होंने एजेंसी के माध्यम से ट्यूटर को थैंक्स लिखा, एक कार्ड भेजा जिसका जवाब देते हुए उसने ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं लिखा। कार्ड कैलम के नाम भेज दिया, बस और कुछ नहीं।